Good morning friends. Welcome to the video lecture series of CAPF Assistant Commandant Examination. दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपसे पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस ईयर 2019 को डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज को बनाते समय मैंने ही दोनों ही एस्पायरेंट फ्रेशर्स और फ्लायर्स दोनों का ही ख्याल रखा है। फ्रेशर्स जिन्होंने अभी नई नई तैयारी शुरू की है उनके लिए ज़रूरी है कि वे क्वेश्चन के नेचर क्या होता है इसको पहचाने, क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है ये जाने, और क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये उनको जानने की ज़रूरत है। फ्लायर्स जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी पूरी कर ली है उनके लिए ज़रूरी है कि वो एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर सीरीज में यू विल गेट 2019 paper 1 question paper and its solution with explanations. Nature of question, I'll discuss the nature of question, I'll discuss the demand of the question, then I'll teach you how to solve the question. Then you will also learn the elimination method. Along with the elimination method you will also learn the time management, and for the freshers what to study and from where to study so that they can गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज का मीडियम बाइलिंगुअल होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों ही लैंग्वेज का उपयोग करूंगा, और इसकी कॉस्ट होगी दोस्तों योर विलिंगनेस एंड योर टाइम। सो इफ यू आर विलिंग एंड रेडी टू गिव योर टाइम, सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग statement about the Attorney General of India is not correct। भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के बारे में जो सूचना है वो हमें किसी भी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में मिलती है, और ये एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है पॉलिटी का। चलिए अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होगा, यस इट इज। महान्यायवादी भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखता है, यस। इसके अलावा उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोस्तों ए बी एंड सी आर करेक्ट, इट मीन डी इज द आंसर। चलिए अब डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। वह सरकार के लिए पूर्णकालिक परामर्शदाता होता है, नहीं दोस्तों वो पूर्णकालिक परामर्शदाता नहीं होता, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दोस्तों वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं माना जाता है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज रॉन्ग, सो डी इज आंसर। सो नेक्स्ट फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लेजिस्लेचर। दोस्तों शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, दोस्तों किसी भी लेजिस्लेचर में नॉर्मली 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ऐसे ही है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। दोस्तों ये पॉलिटी की बुक में आपका ये चैप्टर पार्लियामेंट के अंदर मिलेगा और उसमें बड़े डेलिबरेटली इनके ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं। दीज रिलेट्स टू द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, यस अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, एंड दे कैन बी आस्क फॉर ओरल आंसर एट ए नोटिस ऑफ शॉर्ट लेस देन 10 days, यस दोस्तों ये करेक्ट है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न्ड एग्री टू आंसर, यस दोस्तों अगर जब मंत्री उसका सहमत होता है तभी यह क्वेश्चन स्वीकार किए जाते हैं। दोस्तों शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक ये अर्जेंट नेचर के होने चाहिए, दूसरा जो संबंधित मंत्री है उसका उत्तर देने के लिए सहमत हो। और दोस्तों ये ऑप्शन अल्प सूचना प्रश्न काल के दौरान पूछे जाते हैं, नहीं दोस्तों इनका आंसर क्वेश्चन आवर के बाद दिया जाता है। सो ऑप्शन 3 गलत है, ऑप्शन 1 और 2 सही है। दोस्तों देखिए हम कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। सो 1 and 2 इज करेक्ट, सो बी इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी दोस्तों पॉलिटी से ही है, और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्हरता, अर्थात ये डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है और 10वीं अनुसूची अर्थात 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। दोस्तों 10th शेड्यूल क्या कहता है, ये दल बदल से संबंधित होता है और इस पे दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यस दोस्तों ये सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज
disqualification on the ground of defection does not apply in case of merger with another political party। दोस्तों ये सही है, इवन अगर टू थर्ड मेंबर भी अगर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तब भी ये दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज केस ऑफ डिस्प्यूट आर डिसाइडेड बाय स्पीकर। यहां दोस्तों बिल्कुल सही है, ये स्पीकर द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये 1 A, B एंड C करेक्ट है, तो ऑब्वियसली D इनकरेक्ट है और D हमारा आंसर होगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये 10वीं जब भी हम शेड्यूल पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पढ़ना शुरू करते हैं और हम शेड्यूल एक एक करके शेड्यूल पढ़ते हैं, तो इस शेड्यूल के सिंपल प्रोविजन है, इसके लिए हमें कोई खास विशेष कहीं से मटेरियल ढूंढना नहीं है। आप किसी भी पॉलिटी की बुक में पढ़ोगे यू विल फाइंड दिस, ओनली यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। तो दोस्तों जो फोर्थ ऑप्शन जो गलत है उसमें लिखा है कि उनमें भारत के उच्चतम न्यायालय अंतिम विवाचक होगा। नहीं दोस्तों, ये फाइनली स्पीकर द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अगेन फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्टें दी हुई हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और दोस्तों इसको बड़ी एलेबोरेटली सारे लिस्ट के बारे में लिख रखा है कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, वो कौन कौन से लिस्ट में शामिल होंगे। तो आप जो कंसर्न पेज है उसको अच्छे से रट लीजिए कि स्टेट लिस्ट में कौन से होते हैं, यूनियन लिस्ट में कौन से होते हैं। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग भी अप्लाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि पब्लिक हेल्थ हमेशा स्टेट का ही होता है, तो करेक्ट है। सिटीजनशिप सेंटर की होती है, तो करेक्ट है। और लीगल और मेडिकल हैं, ये आप सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पे देखेंगे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। दोस्तों ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये अगर आप थोड़ा सा स्टेट की मशीनरी के बारे में जानते हैं तो भी आंसर दे सकते हैं, और अगर आपने इसको याद कर रखा है तो भी आंसर दे सकते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कोई भी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत गहन नॉलेज की जरूरत नहीं है, केवल आपके सही एनालिसिस की जरूरत है। अगर आपने पॉलिटी की बुक 3-4 बार पढ़ रखी है और जो उसके मेन प्रोविजंस हैं उनको पढ़ रखा और अच्छे से याद कर रखा है, तो आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बायोलॉजी से है। दोस्तों ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप बायो की बुक में 2 जगह, या तो आपने सेल को अच्छे से पढ़ रखा है या बैक्टीरिया और वायरस दोनों की डेफिनेशन को पढ़ रखा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बड़े आसानी से आंसर दे रखे। पहले मैं सेल से चलता हूं। सेल को हम पढ़ते हैं तो सेल में साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों बैक्टीरिया में ग्रोथ होती है, यस होना चाहिए। वायरस में भी ग्रोथ होती है, तो बहुत से वायरस में भी साइटोप्लाज्मा पाया जाता है, तो ये गलत है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इज बैक्टीरिया कंटेन माइट्रोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया जब हम सेल में पढ़ते हैं तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो ऑब्वियसली पावर हाउस है, तो ये बैक्टीरिया में मिलना चाहिए। वायरस में ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वायरस किसी भी जीव के में ही सरवाइव करता है, तो ऑब्वियसली बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट इज वायरस कंटेन माइट्रोकॉन्ड्रिया। नहीं दोस्तों, वायरस माइट्रोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया एक जीव के समान है, तो ये सी भी गलत है। वायरस हैव सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया, दोस्तों दोनों के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बैक्टीरिया की डेफिनेशन अगर आपको याद है तो बैक्टीरिया की डेफिनेशन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और वायरस की डेफिनेशन में सिंपल लिखा हुआ मिलता है कि इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लाई, ये सब नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये बायोलॉजी का एक सिंपल क्वेश्चन है। इवन आर्ट्स का स्टूडेंट भी अगर 50-60 पेज की जो बायो की बुक आती है किसी भी जीएस में, अगर आप उसको पढ़ते हो तो यू कैन इजीली आंसर इट। अगेन फ्रेंड्स, एक सेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो ए सिंपल क्वेश्चन। नॉर्मली बुक्स के अंदर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन घुमा के मिलती है। एक्चुअल में अभी इसमें डेफिनेशन दे रखी है कि विच, अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग सेल हैज हायर कंसंट्रेशन। मतलब ये सेल है और इसका बाहर का जो मीडियम है इसकी कंसंट्रेशन हायर है। तो नॉर्मली अगर इसकी कंसंट्रेशन हायर है तो इसका मतलब यहां वाटर की कंसंट्रेशन लो है, यहां वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। अगर वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी तो वाटर यहां से बाहर की तरफ फ्लो करेगा। दोस्तों यहां से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो इसका मतलब यह है कि सेल वाटर को लूज करेगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सेल डाई नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा। तो दोस्तों ये सेल के ऊपर अगर आप पढ़ते हैं तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7
थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। बायो के स्टूडेंट के लिए तो बड़ा आसान होगा, लेकिन बाकी आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए नॉर्मली हम ये चीज़ें किसी भी बायो की बुक में, जो सिंपल जीएस के अंदर बायो की बुक मिलती है, उसमें नहीं पढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under the microscope because of the attachment of which of the following cells organelles। दोस्तों इसका आंसर राइबोसोम्स है, बट रियली इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स, इसलिए बायो वाले इसको आंसर करें और आर्ट वाले स्किप करें। और दोस्तों ये आपको नॉर्मल जीएस की बुक में जो बायो होती है उसमें शायद ये क्वेश्चन ना मिले। दोस्तों अगेन क्वेश्चन फिर सेल पर है, पहले ये अभी जो सेल की ग्रोथ या प्लांट की ग्रोथ पर है। दोस्तों द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। दोस्तों जब हम प्लांट सेल को स्टडी करते हैं तो प्लांट सेल के बाद हम ग्रोथ को स्टडी करते हैं, प्लांट ग्रोथ को, तो आपको देन वहां हम तीनों मेरिस्टेम पढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इससे जड़ें यानी रूट्स और स्टेम की वृद्धि होती है यानी बढ़ते हैं। उसके बाद लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम में दोस्तों जो तने की स्टेम की गर्थ बढ़ती है यानी कि ऐसे मोटा होता है ये। और इंटरकैलरी मेरिस्टम दोस्तों जब ये बीच में से ऐसा कुछ बढ़ता है, यहां से अगर बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। दोस्तों ये तीनों ही मेरिस्टम हम, अगर आप किसी भी सिंपल बायो की बुक में जीएस के अंदर जो बायो का सेक्शन मिलता है उसमें जैसे ही आप प्लांट सेल पढ़ते हैं, प्लांट सेल के बाद नेक्स्ट टॉपिक यही होता है। तो दोस्तों इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें ताकि आप इसको आंसर कर सकें। अगेन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्लांट सेल से ही है। तो दोस्तों अब की बार सेल पे काफी 2019 में सेल पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट सेल के बारे में है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय। दोस्तों अगर हम सेल को पढ़ते हैं, प्लांट सेल को पढ़ते हैं, तो हमें ये सारे चीजें पढ़ने को मिलते हैं। राइबोसोम्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्मा के अंदर होते हैं और साइटोप्लाज्मा ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें आरएनए होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया तो ऑब्वियसली ये टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। माइट्रोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ऑब्वियसली ये भी टर्जिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गोल्जी अपरेटस है दोस्तों, ये इंटरसेल्युलर लिक्विड फ्लो या फ्लूइड फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी नहीं है। वैक्यूलस फुल ऑफ सेल सैप, दोस्तों ये सेल में पाया जाता है और ये वाटर के दबाव से, पानी के दबाव से ऐसे सेल से चिपक जाता है और सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता है, यानी सेल को कठोर बनाता है। तो दोस्तों दिस इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अभी हम अगर ऊपर के 4-5 क्वेश्चंस पे नजर डालें तो आपको पता लगेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन सेल से रिलेटेड हैं। लाइक ये भी सेल से रिलेटेड है, देन दिस 1/8 इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल, देन अगेन दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल, देन 5th इज ऑल्सो रिलेटेड। बैक्टीरिया है तो सेल से नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरिया आता है, और सेल को भी अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो ये इसका आंसर आप दे सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के ये है कि अगर हम किसी भी जीएस की बुक का अगर बायो सेक्शन है उसको अच्छे से स्टडी कर लें, 50-60 पेज को अच्छे से स्टडी कर लें, तो सिंपली हम इनके आंसर दे सकते हैं। अगेन नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है पोलेंस के ऊपर। तो दोस्तों ये जब हम सेल के बाद जब हम फ्लावर पढ़ते हैं तो फ्लावर के मेल एंड फीमेल पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूं। यस, दिस इज फ्लावर का दोस्तों ये दिस वन इज फीमेल पार्ट, ये फीमेल में स्टिग्मा और स्टाइल होता है, दिस इज नोन एज स्टाइल। और दोस्तों ये वाला सेल का नहीं सॉरी फ्लावर का मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट में ये एंथर होता है और इसको फिलामेंट बोलते हैं। दोस्तों इसी एंथर में पोलन पाया जाता है। सो फ्रेंड्स सिंपल है ये क्वेश्चन, सिंपली आपके इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। तो जो भी बायो की बुक में ये बड़ा इजीली मिलता है, तो कोई भी जो आप बायो का सेक्शन है उसको बड़े अच्छे से पढ़ें सो दैट यू कैन आंसर। सो आंसर इज एंथर। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस है, अगले जो 4 प्रश्न हैं वो दोस्तों इकोनॉमी से पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही डीप नॉलेज की डिमांड रखते हैं। अगर हमें डीप नॉलेज नहीं है और अगर हमें इन पर्टिकुलर लॉज की नॉलेज नहीं है तो हम इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। इसलिए जो स्टूडेंट्स साइंस के हैं या आर्ट या जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए ये बहुत इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों सिंपली आप ऐसे क्वेश्चंस को जो आप नहीं जानते स्किप कर दो, क्योंकि नॉर्मली इकोनॉमी की बुक में या इकोनॉमी के वीडियो लेक्चर्स में हम ये चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। फिर भी मैं 11 से हर क्वेश्चन को पढ़ूंगा एक बार। ओके दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे पूछ रखा है और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैं भी आई एम नॉट अथॉरिटी इन ऑन दिस सब्जेक्ट। दोस्तों इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट इज अगेन वेरी डीप क्वेश्चन ऑफ, तो दोस्तों इसका आंसर भी प्रोबेबली बी है, आई एम नॉट श्योर।
अगेन दोस्तों 13 क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करूंगा एनालिसिस से। दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को पढ़ते हैं, अर्थात जब प्राइस चेंज होती है तो उसके साथ डिमांड भी चेंज होती है, और इनके बीच में रिलेशन जो इलास्टिक रिलेशन है, अगर ये दोनों के चेंज होने से तो इसका मतलब इलास्टिक है। और अगर हम जीरो बोल दें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इलास्टिक संबंध नहीं है, अर्थात प्राइस पे कुछ भी आप प्राइस को घटाओ या बढ़ाओ, डिमांड पे कोई असर नहीं होगा। तो दोस्तों अब एक बार पढ़े तो वट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज एब्सोल्यूट नो चेंज इन डिमांड। तो दोस्तों इसका ए सही होगा। फिर भी दोस्तों इसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। अगेन इट रिक्वायर, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दिखता है, लेकिन दोस्तों ये अगेन इसमें इकोनॉमिक्स का फार्मूला इन्वॉल्व है। इसमें ये यहाँ प्राइस चेंज हुई है हमारी, और यहाँ डिमांड चेंज हुई है। और दोस्तों जहां तक मेरा नॉलेज गया था वहां ये है कि प्राइस में अगर 90 से 110 हो गई तो प्राइस में चेंज हो गया है 22%, और डिमांड डिक्रीज हो गई है 33%, यानी -33%। जनरली हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, और अगर इनके बीच में कोई रिलेशन बनता है तो शायद 1.5 का बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई यहाँ दिया हुआ नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर। फिर भी मैंने फूड फॉर थॉट आपको एक बार दे दिया है। जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हैं और इसके बारे में पता है, प्लीज अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताएं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 25 बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक्चुअली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यू कैन आंसर इट। इसका फॉर्मूला होता है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट होती है, वो जो इंटरेस्ट रेट पर ईयर होती है, जैसे यहाँ 24 दे रखी है, और जो इन्फ्लेशन रेट होती है जैसे यहाँ 10 दे रखी है, उसमें से माइनस कर दो, तो ये एक फार्मूला है रियल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला। अर्थात जो वास्तविक ब्याज दर का है उसका फार्मूला होता है कि जो ऑलरेडी ब्याज दर है उसमें से मुद्रास्फीति की दर को घटा दो, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर होगा 24 - 10 मतलब 14C। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो गए, स्पेशली केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्लिट। दोस्तों टोटली इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। अगर आपने बुक में इसको पढ़ा है, साइंस वाले स्टूडेंट नॉर्मली पढ़ते हैं कि वुड स्प्लिट क्या होता है, ये मिथेनॉल होता है। अगर आप आर्ट्स और अन्य बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज स्किप इट, और अगर आपने पढ़ा है तो यू कैन आंसर मिथेनॉल। दोस्तों इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, केवल अगर आपने बुक में इसको पढ़ा है। नॉर्मली ये आपको केमिस्ट्री की बुक में मिल जाता है, जो जीएस के अंदर कोई भी केमिस्ट्री सेक्शन की बुक होती है 40-50 पेज की, तो उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। अगेन दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17th, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम जनरल स्टडीज की तैयारी करते हैं और केमिस्ट्री सेक्शन में आते हैं तो टिंडल इफेक्ट हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। इवन एक स्मॉलेस्ट बुक में भी अगर आप 20 पेज की बुक भी पढ़ोगे या 30 पेज की बुक भी पढ़ोगे तो भी आपको टिंडल इफेक्ट मिल जाएगा। दोस्तों टिंडल इफेक्ट ऐसा होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर अगर सस्पेंडेड पार्टिकल हैं अर्थात कोलाइड हैं, अगर ये सॉल्यूशन कोलाइड है, तो इसमें से अगर हम सन रेज को, अगर हम सनलाइट को पास करेंगे तो ये स्कैटरिंग हो जाएगी। तो दोस्तों क्या जरूरी है इसके लिए, ये सॉल्यूशन होना चाहिए और उसके अंदर ये कोलॉइड होना चाहिए। तो दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि स्टार्च सॉल्यूशन एक कोलॉइड होता है, मिल्क एक कोलॉइड होता है, और चाक पाउडर को जैसे हम पानी में मिलाएंगे तो वो भी एक कोलॉइड बन जाएगा क्योंकि उसमें पार्टिकल होंगे। पर दोस्तों लाइम जूस में ऐसा कोई कोलॉइड नहीं होता। और दोस्तों मैंने अभी तक 2-3 बुकें रेफरेंस की हैं, हर बुक के अंदर लाइम जूस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लाइम जूस कोलॉइड नहीं होगा, और ये टिंडल जो इफेक्ट है इसको शो नहीं करेगा, टिंडल प्रभाव को शो नहीं करेगा। सो फ्रेंड नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग ए गैस। दोस्तों इट्स इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन अर्थ कि अगर आपके पास कोई गैस है उसको द्रव बनाने के लिए क्या करोगे, तो डेफिनेटली आपका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इजीएस्ट क्वेश्चन, नो कोई स्पेशल स्टडी की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज दोस्तों अगेन फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम लो और ताम्रजस्ता किससे निष्कर्षित किया जाता है, अर्थात एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक की और कौन सी हैं। और दोस्तों इसमें इतना सिंपल तरीके से अगर इसको आंसर दिया गया है कि हम एल्यूमिनियम की और बॉक्साइट है, हम 6वीं से लेके और 9वीं वाले बच्चे तक को भी आप पूछोगे तो वो बता देगा कि यस बॉक्साइट इज द और ऑफ एल्यूमिनियम, और केवल एक ही ऑप्शन में बॉक्साइट दे रखा है, ए इज करेक्ट। मैग्नेटाइट अगेन आप 7वीं-8वीं के बच्चे से पूछोगे तो बता देगा कि वो आयरन, क्योंकि मैग्नेट नाम है तो ऑब्वियसली आयरन की ओर होगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि आप जब केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ें तो उसमें मेटल्स की पूरी ओर्स को याद करें कि एल्यूमिनियम की कौन कौन सी ओर होती हैं, आयरन की कौन कौन सी ओर होती हैं, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH? किसमें COOH समूह नहीं होता? तो दोस्तों ये साइंस के स्टूडेंट जो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है और स्पेशली जिन्होंने MSc क्या केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री से MSc की है या केमिस्ट्री को गहन पढ़ा है, वो बताएंगे कि आपको एस्कॉर्बिक एसिड में COOH ग्रुप नहीं होता। बाकी दोस्तों इसमें बड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लेन करने में भी समय लगेगा और नॉर्मली आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट भी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है। अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो इसको स्किप कर दें, और अगर आपको किसी GS की बुक में क्वेश्चन मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। अगेन फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा अमल अग्निशामक में होता है, यानी सोडा एसिड फायर जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या होता है? दोस्तों अगेन एक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, किसी भी GS स्टडी के अंदर जो केमिस्ट्री सेक्शन होता है उसके अंदर ये मिलता है। और दोस्तों इसमें सोडा एसिड के अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो C सही है फ्रेंड्स। इट इज सिंपली ये एक, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, देयर नो एनालिसिस, कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं है। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा याद करें। आज तक केमिस्ट्री सेक्शन में ये चीज़ें हैं उनको अच्छे से याद करें। तो दोस्तों हमने अभी अब साइंस सेक्शन को देखा है, स्पेशली केमिस्ट्री सेक्शन को। तो एक दो क्वेश्चन छोड़ के, जैसे COH हो गया, ऐसे छोड़ के बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो जो 50-60 पेज की या 40-50 पेज की जो केमिस्ट्री का सेक्शन आपकी GS बुक में दे रखा है, उसको कम से कम 8-10 बार पढ़ें और गहनता से पढ़ें। इतना ही सफिशिएंट होगा हमारे इस एग्जामिनेशन में अब रिक्विजिट मार्क्स लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22, Who among the following was not associated with काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? अर्थात काकोरी षड्यंत्र केस के मुकदमे से कौन संबंधित नहीं था? दोस्तों हिस्ट्री का बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आप शुरू के 3 नाम पढ़ते हैं तो आपको ये 3 नाम अलग मिलते हैं। और सूर्य सेन को आपको, अगर आप जस्ट एक बार भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद आएगा कि सूर्य सेन तो 1930 की चटगांव आर्मोरी रेड से संबंधित है और ये बंगाल से संबंधित है, और जबकि ये तीनों उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और 1925 में हुई काकोरी षड्यंत्र से संबंधित हैं। दोस्तों डी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब भी आप इतिहास में, हिस्ट्री में किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी लीडर के बारे में पढ़ें तो उसकी 3 चीजों को पक्का ध्यान में रखें। पहला, उसकी विचारधारा क्या है, ठीक है। दूसरा, वो किन किन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तीसरा, उसने मेन कार्य क्या किए। तो ये तीनों चीज, विचारधारा, वो ऑर्गेनाइजेशंस उसके, और उसने 3-4 बड़े काम क्या किए हैं। अगर आप विचारधारा और उनके कामों को आप पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ विचारधारा पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दोस्तों भगत सिंह के बारे में, कि भगत सिंह के बारे में क्या सही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप विचारधारा पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि भगत सिंह सोशलिस्ट आइडिया का था, तो 1 इज करेक्ट। अगर आप वैसे भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे 1924 में एक HRA नाम का एक संगठन था और भगत सिंह ने उसको HSRA में बना दिया था, अर्थात उन्हें सोशलिस्ट ऐड कर दिया था। तो जो जिस बंदे ने सोशलिस्ट ऐड किया तो उसके आइडिया सोशलिस्ट होंगे। यस करेक्ट। उसके बाद ही वॉज मेंबर ऑफ HSRA, जो मैंने अभी आपको बता रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इट इज ऑल्सो करेक्ट। और दोस्तों ये है उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से उन्होंने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नहीं दोस्तों, ऐसा गलत है। हमारे क्रांतिकारी ने ऐसा नहीं किया, उसने बहरी सरकार को सुनाने के लिए बम फेंका था, और वो भी असेंबली की खाली बेंचों पे। तो दोस्तों 3 गलत है। अगर हम 3 को निकाल दें एलिमिनेशन मेथड से तो देखिए ऑटोमेटिक आंसर C बच गया है। और वैसे हम विचारधारा से चलेंगे तो भी हमारा, तो ये दोस्तों हिस्ट्री का बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है विचारधारा का। अगेन दोस्तों फ्रेंड्स, जो 24 क्वेश्चन है वो अगेन इट्स रिलेटेड टू आइडियोलॉजी एंड पर्सन। अगर आप किसी व्यक्ति की आइडियोलॉजी, उसके द्वारा किए गए कार्य और वो किन किन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड रहा है, पार्टी से रिलेटेड रहा है, तो आप बड़े आसानी से इसका क्वेश्चन दे देंगे। देखिए इसमें विद्यासागर के बारे में है। विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सागर्स राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज। दोस्तों बिल्कुल उसने बंगाली भाषा के बाद में योगदान दिया था। इवन उसको फादर ऑफ प्रोज ऑफ बंगाली कहा जाता है।
दोस्तों नेक्स्ट है कि उसको प्रेसिडेंसी कॉलेज ने विद्यासागर की उपाधि दी थी। दोस्तों यहाँ एनालिसिस करने की जरूरत है कि कोई प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी मींस जो अंग्रेजी शिक्षा जैसा कॉलेज है, वो किसी को विद्यासागर हिंदी नाम से संबंधित या संस्कृत नाम से संबंधित उपाधि क्यों देगा? तो ऑब्वियसली गलत है। और इसका दोस्तों सही ये है कि उसको संस्कृत कॉलेज ने विद्यासागर की उपाधि दी थी। हालांकि कुछ जगह ये भी कहा जाता है कि उसको रामकृष्ण ने उसको विद्यासागर की उपाधि दी थी, बट डेफिनेटली प्रेसिडेंसी कॉलेज तो नहीं दे सकता। तो 2 इज रॉन्ग। अगेन ही वाज इंथ्यूजिस्टिक अबाउट स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन। यस दोस्तों, जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका हम मुख्य कार्य शिक्षा और वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। अगेन दोस्तों, जो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गहन है। वो हम अगर इसके बारे में, इसकी आइडियोलॉजी अगर हम पढ़ेंगे तो हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अगर आप आइडियोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं कर सकते। दोस्तों इसमें धर्म सम्मत समर्थन के बारे में विश्वस्त हुए बिना विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया। दोस्तों ऐसा गलत है। ही डिफेंडेड विडो लॉ बेस्ड अपॉन द रिलीजियस बुक्स। उसने हमारे पुराणों और ग्रंथों में से नियम निकाले, श्लोक निकाले, और उन्होंने बताया कि देखो विधवा विवाह को यहां समर्थन किया गया है, अतः वह हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ऑब्वियसली दोस्तों 4 नंबर जो ऑप्शन है वो गलत है। तो दोस्तों हमारे यहां 2 और 4 नंबर ऑप्शन गलत है, तो सही आंसर होगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। एवरीबडी नोज, मेरे ख्याल से इसको मेरे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। यस नियत्थी बेड पे गोली चलाई थी। यस जनरल डायर वाज कमांडर। यस उसने कोई वार्निंग नहीं दी थी और सीधा फायर किया था। सो दोस्तों इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं 25 तक ही मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 26 से आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मेरा केवल आंसर बताना आपको उद्देश्य नहीं है। मेरा एम इज नॉट टू टेल यू आंसर। मेरा एम ये है कि मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें इसका तरीका सिखाऊं, और जो फ्रेशर्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो उनको ये बताऊं कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे मैं बोलता हूँ सिंपल है, तो आपको ये समझिए कि 500 से 600 पेज की अगर हम कोई बुक ले लेते हैं जीएस की, अगर आप वो पढ़ ले तो दैट इज सफिशिएंट। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।